तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH 121 ये बिजनेस करना आसान नहीं होता। अगले दिन सुबह शौर्य अपनी कार लेकर कॉलेज पहुंच गया। उसके आते ही हर कोई आज शौर्य को अलग नजर से देख रहा था। शौर्य को देखकर अब सभी लोग उसे किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे थे। पहले ही उसके आसपास कोई नहीं आता था, अब तो उसके पास जाने की हिम्मत किसी में बची ही नहीं थी। लड़कियां भी उसे सिर्फ दूर से देखकर अपने आप को समझा रही थी कि ये सिर्फ उनके सपने में आने वाला राजकुमार है, वो कभी भी हकीकत में उनके पास नहीं आएगा। शौर्य ने जैसे तैसे सुबह 11 बजे तक के सारे लेक्चर्स अटेंड किए और फिर अपनी कंपनी के लिए निकल गया। कंपनी में आते ही उसने देखा कि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तभी उसके केबिन में कशिश हाथ में ढेर सारे बिजनेस प्रपोजल लेकर आई थी। उसने उन सारे कागजों को शौर्य के सामने पटक दिया और बोली, ये लो, मुंबई के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ने आपके लिए बिजनेस प्रपोजल भेजे हैं। और ये रही उन कंपनियों की लिस्ट जिन्होंने हमारे दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए अप्लाई किया है। दोनों कागजों के गट्ठे शौर्य के एकसम रखकर कशिश वहां से चली गई। शौर्य ने कागजों के गट्ठे को देखा और सिस्टम से बोला, सिस्टम, मैं तुम्हें आज ढेर सारी आइसक्रीम दूंगा, बस मुझे इसमें से बेस्ट बिजनेस प्रपोजल को निकल कर दो। शौर्य की बात सुनकर सिस्टम इतराते हुए बोली, हम होस्ट, मैं इस बार सिर्फ आइसक्रीम से नहीं मानूंगी, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है। मैं सुबह आज इंटरनेट पर एक एडवर्टाइजमेंट में मैंने उसे देखा था, तो आज मुझे पिज्जा चाहिए भी ढेर सारा। ये सुनकर शौर्य ने उससे पूछा, क्या तुम पिज्जा और आम खाना खा सकती हो? होस्ट, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। मैं हर वो चीज खा सकती हूँ जो एक आम इंसान खा सकता है, साथ ही मैं अपने होस्ट की एनर्जी पर भी जी सकती हूँ। शौर्य ने उसकी बात को समझा और अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कुछ टाइप करते हुए बोला, ओ तो ये बात है। ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारे लिए पिज्जा अभी ऑर्डर कर देता हूँ। ये सुनकर सिस्ट बोली, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तुम बस उस डिलीवरी वाले को पैसे दे देना। शोर ने फिर अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया और बोला, ठीक है, फिर पिज्जा आने तक मेरा ये काम निपटा दो। सिस्टम शौर्य के शरीर से बाहर आए और उसने उन कागज के ढेर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और दोनों ढेर में से 2 पेपर्स निकाले और शौर्य को दे दिए। शौर्य ने उन पेपर्स को पकड़ा और उन पर लिखी जानकारी पढ़ी। पहला प्रोपोजल ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, जो वशिष्ठ एंटरप्राइज की ओर से आया था। इसके मालिक अनूप सिंह ठाकुर थे। इनकी कंपनी इस बिजनेस में कई सालों से थी, साथ ही ये धंधे के मामले में बड़े ही साफ और ईमानदार थे। अनूप सिंह ने कुछ दिनों पहले अपना बिजनेस अपनी बेटी उमा को संभालने के लिए दिया था। प्रोपोजल को देखकर शौर्य बता सकता था कि इसे उमा ने कितनी समझदारी के साथ बनाया है। दूसरा प्रोपोजल यूरोप की एक कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए आया था। ये कंपनी थी नाइट्स ग्रुप ऑफ बिजनेस। इस कंपनी को 2 दोस्तों ने बनाया था, लेकिन समय बीतता गया और ये कंपनी दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक बन गई। इस कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% मांगा था, जो शौर्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी दवाई के डिमांड के चलते उसे इतना मार्जिन देना आसान था। एक बार इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद शौर्य उसकी दवा को सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में बेच सकता था। शौर्य ने फिर कशिश को ऑफिस में बुलाया और उसके हाथ में दवाई का टेस्ट रिपोर्ट और एक सैंपल दे दिए और बोला, हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए नाइट्स ग्रुप को चुनेंगे और देश के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वशिष्ठ एंटरप्राइज को चुनेंगे। कल इनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स कर दो और ये सैंपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजकर हमारी सारी दवाइयां को सर्टिफाइड करवा लो। जैसे ही ये सर्टिफाइड हो जाती है, हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में उतर देंगे। जैसे ही हमारे लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, हम नाइट्स ग्रुप को बुलाकर बिजनेस डील फाइनल कर देंगे। लेकिन उससे पहले उनसे कह देना कि उनका प्रपोजल फाइनल हो चुका है, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए उन्हें कुछ दिन रुकना होगा। शौर्य ने अपनी सारी बात कशिश को समझा दी और फिर उसे जाने के लिए कह दिया। कशिश जैसे ही वहां से चली गई, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय उसके केबिन में आ गया। शौर्य ने उसे पैसे दिए और पिज्जा उसके पास से ले लिया। जैसे ही वह लड़का केबिन से बाहर चला गया, उस लड़के को ऑफिस के कुछ लोगों ने रोक लिया। शौर्य ने पिज्जा रिंग के जरिए सिस्टम को दे दिया और खुद खिड़की में आकर खड़ा हो गया। उसने फिर अपनी ऑफिस के एक लड़की को उसके सामने आते हुए कहते हुए सुना, कबीर, ये क्या हरकत है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? तुमसे मैंने उसी दिन ब्रेकअप किया था, तो तुम मेरा पीछा फिर भी क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वह लड़का कुछ कहने वाला था, तभी ऑफिस का एक लड़का उस लड़की के हाथ में हाथ डालकर बोला, कबीर ओबरॉय तुम्हारे नाम में सिर्फ ओबरॉय है, लेकिन तुम हो तो एक फटीचर ही। दिल्ली में तुम्हारा मन नहीं भर था मेरी हाथों से मार खाकर कि यहाँ फिर मुझसे पीटने के लिए आ गए। ये सुनकर शौर्य के माथे पर नसें उभर आई। उसके अपने एम्प्लॉय किसी और से ऐसे बात करे, वो भी उस इंसान को इतनी हीन भावना से उसका अपमान करे, ये शौर्य के लिए बर्दाश्त से बाहर था। तभी रिया अपने केबिन से बाहर निकली और कबीर को देखकर बोली, अरे कबीर सर, आप यहाँ कैसे? क्या आप यहाँ भी डिलीवरी का काम करते हैं? प्लीज सर मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। रिया के वाहन से निकलते ही सिस्टम ने शौर्य को अपने पैनल के माध्यम से बिना कोई बात किए पिज्जा चबाते हुए शौर्य को कबीर की जानकारी दिखा दी। इसे देखकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आई। दूसरी तरफ इतना कहकर सभी लोगों के सामने से रिया कबीर को लेकर शौर्य के केबिन में चली आई। बॉस मिट माय सेवियर, इनका नाम है कबीर ओबरॉय, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें हमारे यहाँ काम पर रखें, ये आपके हिसाब से बताई गई कैटेगरी में फिट बैठते हैं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कबीर को देखा और बोला, क्या तुम दो लोगों का काम अकेले कर सकते हो मिस्टर कबीर ओबरॉय? ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते वारिस और भारत के अमीर लोगों में से एक। जब शौर्य ने ये कहा तो कबीर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने अपना सिर झुकाते हुए अपनी टोपी थोड़ी और नीचे कर दी। तभी शौर्य बोला, लोहे को भी मजबूत बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है और साथ ही साथ उसे हथौड़े से पीटना पड़ता है कबीर। मैं तुम्हारे कामयाबी के लिए इस वक्त शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बदले में तुम उन दो लोगों का काम अकेले संभाल लेना। शौर्य की बात रिया को कुछ समझ नहीं आई तो उसने शौर्य को सवालिया नजरों से देखा। उस पर शौर्य ने उसको अपने ओंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। कबीर जिसने शौर्य की बात सुनी उसने अपना सिर ऊपर उठाया और बोला, सर मैं तो बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, भला मुझे आपके कंपनी का काम कैसे आएगा? तभी शौर्य बोला, अरे मेरे दोस्त, मैंने कहा ना कि तुझे सिर्फ उन दो लोगों का काम करना है, बाकी तेरी कुंडली मेरे पास है तो तुझे कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शौर्य ने रिया से कहा, रिया इनकी मैनेजर के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर दो और हाँ, वो दो लोग जो इस वक्त असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनकर बैठे हैं उन्हें घर भेज दो और अगर उन्होंने कारण पूछा तो कह देना कि शौर्य को अपने कंपनी में अकल के अंधे लोगों की जरूरत नहीं है। शौर्य ने खड़े खड़े कबीर की किस्मत बदल दी और उन दोनों के किस्मत उजाड़ दी थी। उसी वक्त शौर्य ने राहुल महात्रे को एक मैसेज भेज दिया। तभी कबीर का फोन बजा और दूसरी तरफ से उसके मैनेजर ने उससे काम पर वापस न आने के लिए कह दिया और उसकी आज तक की सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अचानक उसके जिंदगी में आए बदलाव को देखकर कबीर इस वक्त हैरान, परेशान और लगभग पागल हो चुका था। शौर्य ने रिया को जाने के लिए कह दिया और कबीर को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और शांत अंदाज में बोला, मिस्टर कबीर, मुझे ये ऐसी पागलों की तरह हरकत करने वाली फैमिलीज बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काबिल बच्चों को जानबूझकर ऐसे अज्ञातवास करने के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर ऐसे नमूने मेरे सामने होते तो मैं उनके सारे दांत उखाड़ देता। खैर छोड़ो, तुम अभी इसी वक्त कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, वैसे भी घर जाकर तुम टाइम पास ही तो करोगे। इस बार कबीर जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था वह बोल पड़ा, सर शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके कंपनी में जॉब ऑफर किया है, पर मैं आपके कंपनी के साथ ज्यादा दिनों तक वैसे भी नहीं रह सकता। जैसे ही मेरी सजा पूरी हो जाएगी मुझे वापस जाकर मेरा अपना बिजनेस संभालना होगा। इस बात पर शौर्य बोला, हाँ भाई, तुम जब चाहो तब वापस जा सकते हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में तुम्हारी सजा खत्म होने तक काम करो। मैं तुम्हारे टैलेंट का उपयोग तब तक मेरी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने के लिए कर लूंगा। शौर्य की बात सुनकर अब कबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने आखिर शौर्य के ऑफर के लिए हाँ कह दी। उसने टेबल पर रखा अपॉइंटमेंट लेटर उठा लिया और केबिन के बाहर जाने लगा। तभी केबिन का दरवाजा खुला और दो लोग तनतनाते अंदर आए और बोले, शौर्य सर, हाउ कुड यू डू दिस? आप हमें काम से नहीं निकाल सकते। हमने ऐसा क्या किया है कि आप हमें काम से निकाल रहे हो? वह लड़का जो नीचे कबीर को नीचा दिखा रहा था अपनी आंखें तरेरते हुए बोला। शौर्य ने ये जब सुना तो वह अपनी जगह से उठा और उस लड़के के सामने आया। वह लड़का कुछ समझ पाता उसके पहले शौर्य ने उसके पेट में अपना घुटना मारा, जिसकी वजह से वह लड़का किसी झींगे की तरह मूड गया। शौर्य ने फिर एकदम ठंडी आवाज में कहा, मुझे मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
और रही बात तुम्हें काम से निकलने की, तो तुम मेरी कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते हो। तुम अभी अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर अपना हिसाब करवा लो, साथ ही साथ उस सड़क छाप कुतिया को भी यहाँ से लेकर जाओ और मेरे कंपनी के आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। शौर्य की धमकी सुनकर वह लड़की और लड़का कांपने लगे थे। इस वक्त शौर्य ने अपने किलिंग इंटेंट को खुला चिड़चिड़ी था। इस वजह से केबिन का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था और वहां मौजूद सभी की सांसें तेज हो चुकी थी। उस लड़के को शौर्य ने फिर छोड़ दिया और खुद को शांत कर लिया। उसके ऐसा करते ही केबिन का तापमान सामान्य हो गया और कबीर ने एक गहरी सांस ली। कबीर शौर्य को देखकर बोला, मिस्टर शौर्य, आप इतना जल्दी गुस्सा होते हैं, मुझे मालूम नहीं था। मेरी तो जान हल्का में अटक गई थी अभी। शौर्य ने ये सुना तो वह जोर से हंसा और बोला, मिस्टर कबीर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं खुद के गुस्से को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता हूँ। आप इसकी चिंता न करें, आप मेरे 1000 करोड़ का नुकसान भी करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, पर कोई जानबूझकर किसी को अपने घमंड के नशे में जानबूझकर परेशान करे और उसका अपमान करे तो मेरा दिमाग हिल जाता है और फिर एक तो वह इंसान मर जाता है या उसके कुछ अन्य काम करना बंद कर देते हैं। वो तुम्हारी दोस्त भी उसका शिकार हो जाती, पर मैंने आज उस पर दया दिखाई। शौर्य की बात सुनकर मानो कबीर को दिलासा मिल गया हो, वह फिर शौर्य से बिजनेस की बात करके वहां से निकल गया। शौर्य ने उसके बाद कशिश, रिया और सिमरन को बुलाकर कबीर के अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया। साथ ही उसने सख्त ऑर्डर दिया कि इस कंपनी में कोई अकल का अंधा और दिमाग से पैदल एम्प्लॉय नहीं रहेगा। साथ ही इस कंपनी में कोई भी किसी भी आने वाले इंसान को उसके हुलिये से जज नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करते वक्त मिलेगा तो उस एम्प्लॉय के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और ये एक धमकी नहीं, चेतावनी है। शौर्य ने सभी को फिर अपने अपने काम के लिए भेज दिया। शौर्य ने फिर अपनी सिस्टम को अपने चेतना आयाम में देखा, जो किसी भूखे भेड़िए की तरह पिज्जा को नोच नोच कर खा रही थी। शौर्य ने उसे धन्यवाद किया और फिर तुरंत चेतना आयाम से बाहर आया। उससे उस पिज्जा की हालत देखी नहीं गई। शौर्य जब बाहर आया तो वह फिर अपने काम में जुट गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य अपनी कंपनी में समय पर पहुंच गया था। सुबह 11 बजे कंपनी के सामने एक सफेद रंग की रोल्स रॉयस गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक सेक्रेटरी जैसी दिखने वाली औरत अगली सीट से उतरी, जो बहुत अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही थी। उसने गहरे नीले रंग का कोट और सफेद रंग की शर्ट उसके नीचे पहनी थी। उसके शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे। उस लड़की ने पीछे जाकर कार का दरवाजा खोला और उसके अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का 1 पीस ड्रेस पहने एक लड़की उतरी। उसने स्टॉकिंग और हाई हील्स पहनी हुई थी। उसकी फिगर उसके सेक्रेटरी से अधिक अट्रैक्टिव थी। उसने ब्राउन कलर के सनग्लासेज पहने थे। उसकी चाल किसी हिरनी से कम नहीं थी और उसके बालों के जुड़े को इस तरह बांधा था कि उसकी कंधे की कॉलर बोन स्पष्ट दिख रही थी। उसने गाड़ी से उतरते ही अपने ग्लासेस उतारे और उसकी आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें किसी शीशे जैसी तेज थी और उनके अंदर एक ब्राउन रंग की शेड थी। उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके नाक का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शौर्य अपनी ऑफिस के केबिन से उस लड़की को देख रहा था। उसे देखकर शौर्य के दिल में हलचल हो रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, वशिष्ठ ग्रुप की उमा ठाकुर थी, जो इस वक्त गीतांजलि कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। कुछ ही देर में उमा और उसकी सेक्रेटरी मीटिंग रूम में पहुंच गए। शौर्य इस वक्त वहीं बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। जब उमा ने शौर्य को देखा तो वह उसे देखकर एकदम स्तब्ध रह गई और अचानक बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, ये उमा ऐसा क्यों बोल रही है? क्या कनेक्शन है शौर्य और उमा के बीच? क्या उनकी डील साइन होगी? अब क्या होगा आगे?